बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे करोड़ों चेहरों पर, लबों पर मुस्कुराहट बिखेरने वाले कॉमेडी किंग उमर शरीफ जो हैं, उनका आखिरी सफ़र पर वो रवाना हुए और उसके बाद उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया। आहों और सिसकियों के साथ जो लोग थे, मद्दाहों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। उमर शरीफ पार्क में नमाज जनाजा अदा की गई और इस नमाज जनाजा की इमामत जो है वो मौलाना बशीर फारूकी साहब, जो कि सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के बानी और चेयरमैन हैं, उन्होंने फरमाई। और कुछ इंतज़ामात का फुक़दान भी नज़र आया। एक तो मौसम गर्म, दूसरे रश, और मद्दाहों का ये आलम था कि हर शख्स आखिरी दीदार करने की ख्वाहिश रखता था। यही वजह है कि जस्ते खाकी को बाहर नहीं निकाला जा सका। कोशिशों के बावजूद भी उस एम्बुलेंस से जस्ते खाकी को बाहर नहीं निकाला जा सका और फिर इसी तरह नमाज जनाजा अदा कर दी गई। और फिर जब सुपुर्द खाक करने के लिए उन्हें लाया गया हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के अहाते में, तो वहाँ भी बहुत मुश्किलात का सामना था। मद्दाहों का एक समंदर मौजूद था जो कि किसी सूरत जो है वो पीछे हटने को तैयार ना था। बहरहाल समाजी और सियासी और शोबिस की बड़ी बड़ी शख्सियात ने इस जनाजे में शिरकत की। नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि हम कुछ और भी जो मौज़ूआत हैं वो आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, जिसमें आज मुलाकात हुई है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के एक वफ़द की, जिसकी क़यादत जो है वो कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने की। और साथ में वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सैयद अमीनुल हक भी मौजूद थे और सेनेटर फैसल सब्ज़वारी भी उनके हमरा मौजूद थे, जिसमें मरदमशुमारी के हवाले से और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हवाले से बातचीत की गई है। दूसरी जानिब जैसे रिटायर्ड जावेद इकबाल को जो है वो अब उनकी बहैसियत चेयरमैन नैब में तैनाती दोबारा उसमें तौसी दे दी गई है और ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया है। बहरहाल नाज़रीन, हम इस वक्त बात करना चाहेंगे, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं, रहनुमा हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के और मेंबर नेशनल असेंबली हैं जनाब उसामा कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है डॉक्टर साहब? सर मैं ठीक हूँ, आपको खुशामदीद कहते हैं सर प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया जी। उसामा भाई, सबसे पहले तो कुछ मैं चाहूँगा कि आप उमर शरीफ साहब के हवाले से जो कलमात का इजहार करना चाहें, अपने ख्यालात बयान करना चाहें, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये उमर शरीफ साहब के बारे में जो कहा जाए वो कम है, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि दुनिया को हंसाने वाला शख्स, दुनिया को गमों से निकाल कर खुशियों की तरफ लाने वाला शख्स आज जो है वो इस दायरे फानी को छोड़कर अपने खालिक हकीकी से जा मिला। और आज देखने में वो मनाजिर जो है वो दुनिया ने देखे कि उसके चाहने वाले, उससे मोहब्बत करने वाले कितने लोग थे। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको अपनी जवारे रहमत में जगह दे, उनके दर्जात बुलंद करे। और जो है ऐसे लोग जो खला छोड़कर गए हैं उमर शरीफ साहब, मैं कहता हूं कि बहुत लंबा अरसा चाहिए उस खला को पूरा करने के लिए, और शायद फिर भी वो इस तरह से पूरा ना हो सके कि वो लोगों के दिलों की धड़कन के करीब वो शख्स था। वो हर शख्स के मिजाज के हिसाब से वो फुनून लतीफा का वो एक इतना अहम किरदार थे कि पता नहीं अपने दिलों में शायद उनके अपने दिल में कितने गम हो, लेकिन वो फिर भी उन्होंने जमाने को हंसाने की, जमाने को जो है खुश करने के लिए उन्होंने अपना एक भरपूर किरदार अदा किया। अल्लाह उनको जवारे रहमत में जगह दे और आला मकाम अता फरमाए, उनके बारे में यही कहा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, आपसे हम बात करना चाहेंगे, आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात भी हुई है वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से। तो सबसे पहले तो नवाज शरीफ से नहीं जी, मैं कह रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से आज मुलाकात हुई है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के वफ्द की। तो इस हवाले से हम पूछना चाहेंगे आपसे कि क्या उसमें बातचीत हुई है, क्या मुज़ाकरात में तय पाया है? देखिए डॉक्टर साहब, ये आवाम को पता है कि जब हमारे पहले जो नुकात जो है हुए थे तो उसमें हमने जो है मरदमशुमारी पर बात की थी और उसी हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें, और हमारा बुनियादी नुक्ता भी ये था कि इस मुल्क में मुनसिफाना निज़ाम के लिए एक तो ये जो इलेक्शन और हल्का बंदियां और मर्दमशुमारी, ये तीनों चीजें मुनसिफाना बुनियाद पर अगर हों तो यकीनन इस माशरे से, खासकर पाकिस्तानी माशरे से बुराइयों को कमी करने में जो है 80% जो है कमी आ सकती है। लेकिन
لیکن بدقسمتی یہ رہی کہ ہر شخص نے اپنے حساب سے پلان کی ہوتی ہیں چیزیں اور اسی حساب سے چیزوں کو چلایا جا رہا ہوتا ہے، جس میں الیکشن بھی جو ہے ہمیشہ متنازع رہے، مردم شماریاں بھی متنازع رہیں اور یقیناً متنازع رہی نہیں بلکہ واضح ثبوت کے ساتھ جو ہے چیزیں پیش کی گئیں، لیکن اس کے باوجود ارباب اقتدار نے اس پر توجہ نہیں دی۔ یہی حال الیکشن کا رہا، چاہے وہ 2018 کا الیکشن ہو یا اس سے قبل 2013 کا ہو یا مختلف ادوار میں ہونے والے الیکشنوں میں بھی جو ہے اس قسم کی صورتحال سامنے آئی کہ نہ عوام جو ہے وہ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور نہ ہی سیاسی جماعتوں نے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اب یہ سلسلے بند ہونے چاہیے، منصفانہ الیکشن ہو، منصفانہ مردم شماری ہو، منصفانہ حلقہ بندیاں ہوں اور بلا تخصیص تمام لوگوں کو ان کے جائز حقوق کی اگر بات کی جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تین کام اگر بہتر انداز سے اور پبلک مفاد میں منصفانہ طریقے سے کر دیے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ آج جو وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی ہے ایم کیو کے وفد کی، جس کی سربراہی ایم کیو پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی بھائی نے کی، اور اس میں جو ہے ہمارا وہ تحفظات جو مردم شماری کے حوالے سے تھے اور اس کے اوپر جو ہے کیبنٹ میٹنگ میں بھی ایم کیو ایم کے دونوں وزراء نے جو ہے وہ اس پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا، اور اسی سلسلے میں آج پوری ایم کیو ایم کا وفد جو ہے وہ اس سلسلے میں گیا کہ ان تمام ان تحفظات کو دور کیا جائے کہ جو مردم شماری کے حوالے سے، چاہے وہ اس میں فارم کے حوالے سے ہوں یا اس میں امینڈمنٹ کرنی ہے اس حوالے سے ہوں، تو اس پر آج بات چیت کی گئی ہے۔ اور ہمیں یقین ہے کہ اگر وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ سنجیدگی کے ساتھ اور منصفانہ الیکشن کرانا چاہتے ہیں تو وہ ایم کیو ایم کے ان تحفظات کے اوپر نہ صرف توجہ دیں گے بلکہ اس پر کوئی نہ کوئی عملی قدم اٹھائیں گے کہ مردم شماری منصفانہ ہونی چاہیے۔ جہاں تک الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا تعلق ہے، اس سلسلے میں دیکھیے تحفظات جو ہے وہ اپوزیشن کی اپنی جگہ بالکل بجا ہے، کیونکہ جو الیکشن کمیشن نہیں بولا، کیونکہ میں ٹیکنیکل آدمی نہیں ہوں اس سلسلے میں کہ وہ الیکٹرانک مشین میں کس طرح سے جو ہے دو نمبری کی جا سکتی ہے یا کس طریقے سے اس کے ریزلٹ کو یا اس میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے، اس کا مجھے اندازہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ چاہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے جو ہے وہ نئے آنے والے الیکشن کرائے جائے، لیکن اس بات کو کون یقینی بنائے گا کہ اس کے بعد جو ہے ریزلٹ کو مینوپولیٹ نہیں کیا جائے گا؟ جس طرح 2018 کی مردم شماری اپنا الیکشن میں بہت ساری سیاسی جماعتوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا کہ جو الیکشن ہوئے تھے وہ صبح 9 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک میرا خیال الیکشن کمیشن کے پاس شکایتیں نہیں گئی، کوئی شکایتیں نہیں ہوئی، لیکن اس کے بعد جو سسٹم بنایا گیا تھا وہ سسٹم کولیپس کر گیا تھا۔ اب ریزلٹ جو ہے وہ 24 48 گھنٹے اور بعض جگہ تو 36 گھنٹوں کے بعد کراچی جیسے شہر میں ریزلٹ کا اناؤنس کیا جانا، تو یقیناً وہ جو ہے وہ اپنی جگہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ جو ہے اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے اپنی مرضی کے ریزلٹ جو ہے وہ لائے گئے اور ایسا ہوا بھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر حکومتی اداروں کو، الیکشن کمیشن کو، سب سے پہلے الیکشن کمیشن کو جو ہے اس میں جو ہے راضی ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ چاہے وہ اپوزیشن سے تعلق ہو جن کا یا حکومتی جماعتیں ہوں، ان کو جو ہے ایک پیج پر آنا ضروری ہے۔ سر متحدہ قومی موومنٹ اس بات کے حق میں ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال کیا جائے؟ مجھے یہ بتا دیجیے گا ہاں یا نہ۔ دیکھیے اگر وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے اس میں اگر کوئی مینیپولیشن نہیں ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اور اگر نہیں سر اگر کی بنیاد پہ تو پھر کچھ بھی کہا جا سکتا ہے نا، چاہے وہ مینول ووٹنگ ہو، اس میں بھی سر یہی ہے کہ اگر مینیپولیشن مینول ووٹنگ میں ہو جائے تو کوئی بھی جو ہے نا اس کے حق میں نہیں ہوگا۔ سر ان پرنسپل کیونکہ آپ کے وزیر جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہیں وہ سر متحدہ قومی موومنٹ سے خود تعلق رکھتے ہیں، سید امین الحق صاحب، ان کے ہوتے ہوئے بھی آپ کو تحفظات ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ؟ دیکھیں تحفظ ہوگا جبھی تو اس چیز پر بات آگے بڑھے گی۔ دیکھیے مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت اگر آپ دیں جی تو میں صرف یہ کہوں گا اگر منصفانہ الیکشن ہوتے ہیں تو ہمیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر کوئی اعتراض نہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ آپ کو یہ شکوک و شبہات ضرور ہیں کہ اس الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے الیکشنز کو منور کیا جا سکے گا؟
जी बिल्कुल, ये भी ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अगर इस पर इलेक्शन कमीशन ने अदम तहफ़्फ़ुज़ का इजहार किया है तो यकीनन हम भी सोच सकते हैं ना कि इलेक्शन कमीशन ये किस बुनियाद पर कह रहा है। ये तो इत्मीनान की बात सर, है कि दुनिया भर में उसामा भाई, दुनिया भर में जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स यूज होती हैं आजकल। पूरी दुनिया जो है वो ई ट्रांसफर्स, ई बैंकिंग और तमाम चीजें जो हैं वो अब छोटे से एक मोबाइल पे शिफ्ट होती जा रही हैं। दुनिया के किसी मुल्क में इलेक्शंस होते हैं सर, तो पूरी दुनिया से लोग वोटिंग कर रहे होते हैं। सर, मेरा आपसे एक सवाल है कि पाकिस्तान में कितनी फीसद आबादी जो है वो शहरों में रहती है और कितनी फीसद देहातों में रहती है। अगर इस पर डिबेट की जाए तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि 70% आबादी मेरे उन दही इलाकों की है कि जहां पर आवाम को अवेयरनेस ही नहीं है। एक यानी अगर हम मैनुअल उस काम को करते थे तो उनको बताना पड़ता था कि ये निशान इस किस्म का है, क्या उसको जो है ऑपरेशनल उसका आसान है, क्या वहां के लोगों को किस तरह उनकी तरबियत होगी। देखिए बहुत सारे मसाइल इस तरह। उसामा भाई, लेकिन आप जहां से आप वोट्स हासिल करते हैं, जहां की आप नुमाइंदगी करते हैं सर, वो तो तमाम ऐसे इलाके हैं जो लोग कम से कम कंप्यूटर लिटरेट या सेल फोन लिटरेट जरूर हैं। आपके अपने वफाकी वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये कहना है कि पाकिस्तान में 10 करोड़ लोग मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं सर, और उनका ये कहना था कि अगले 5 सालों में शायद ये तादाद जो है ये 20 करोड़ से भी ऊपर हो जाए। और सर, कोई ऐसा, क्या आपके वजीर जो हैं वो कोई ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम नहीं बना सकते जिस तरह पूरी दुनिया में बनाया जाता है और वोटिंग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन से की जाती है? हैरत इस बात पे होती है सर, अगर आपके अपने वजीर मौजूद हैं जो कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, तो क्या उनकी मौजूदगी में भी ये बात मुमकिन नहीं है कि कम से कम कोई ऐसा सिस्टम बन सके जो फुल प्रूफ हो? मेरा सिर्फ एक बुनियादी मकसद ये है कि अगर हम जमहूरियत की पासदारी चाहते हैं और जमहूरियत के लिए काम करना चाहते हैं और जमहूरी अंदाज से हम जो है ऐवानों में लोगों को लाना चाहते हैं, तो हमें मुनसिफाना निजाम अपनाना होगा और मुल्क की तमाम सियासी, छोटी बड़ी तमाम सियासी जमातों को इस बात का यकीन दिलाना हो कि सब इस पर मुत्तफिक हों और जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इलेक्शन कराने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार इस पाकिस्तान में तो शिद्दत के साथ और जरूरत से ज्यादा किया जाता है, तो मैं उस बात की निशानदेही कर रहा हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो जो है इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए पूरा का पूरा निजाम तलपट होकर रह जाए। मेरे कहने का मकसद ये है कि मुनसिफाना इलेक्शन कराना हुकूमत की जिम्मेदारी, इलेक्शन कमीशन का बुनियादी काम है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन को ऑन बोर्ड होना चाहिए और अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया भी जाना है तो उसमें इंसाफ के तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखना जरूरी है। ठीक, उसामा भाई मुझे बता दीजिएगा कि मर्दमशुमारी की बात की जाती है सर, पहले 3 साल यानी 2 साल जो है वो मर्दमशुमारी के ऑडिट में गुजर गए और मतलब अवाम भी यही इंतजार करते रहे कि शायद कराची की जो मर्दमशुमारी है उसका ऑडिट हो जाए, क्योंकि आपका पहला मुतालबा था वफाकी हुकूमत, शायद आपकी जो इत्तेहादी जमात है वो आपके ये मुतालबात मान ले और मर्दमशुमारी का ऑडिट हो जाए। उसके बाद 6 महीने जब आपने उस मर्दमशुमारी पे इख्तिलाफी नोट लिखकर साइन कर दिया तो उसके एहतजाज में गुजर गए, 6 महीने और गुजर चुके हैं, नई मर्दमशुमारी का ऐलान हुए हुए। सर, कोई टाइम फ्रेम है कि अभी भी ये कहा जा रहा है कि तमाम स्टेक होल्डर्स के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे, सबको एतमाद में लिया जाएगा, तो क्या अब अगली मर्दमशुमारी में हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 5 या 6 सालों में ये मर्दमशुमारी हो जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि काबीना ने ये फैसला, अगर मैं पुरानी बात करूं तो एमक्यूएम का बुनियादी नुक्ता ये था कि मर्दमशुमारी में जो 5% पर जो है तमाम ये अपना ऐवान जो है वो एग्री था और हुकूमत भी एग्री थी कि वो जो है वो 5% जो है वो उसका ऑडिट होगा। लेकिन कम से कम ये चीज तो हुई कि हमारे इख्तिलाफी नोट के बाद जो है नई मर्दमशुमारी का, इसलिए कि ये बात जाहिर हो गई थी, ये बात आया हो गई थी कि इस मर्दमशुमारी में मैनिपुलेशन हुई है, इस वजह से जो है नई मर्दमशुमारी का वक्त से पहले अनाउंस किया गया और अनाउंस करने के बाद जो है इसके लिए बजट में पैसे हमने रखवाए और हुकूमत पर दबाव दिया कि आने वाला इलेक्शन जो है नई मर्दमशुमारी जो होगी इसके ऊपर किया जाए। इसके प्रोसेस में अगर 18 महीने लगते हैं तो इस प्रोसेस को शुरू किया जाए और गुज़िश्ता इजलास में काबीना ने मंजूरी भी दे दी है नई मर्दमशुमारी की। अब उसके तरीक़ेकार के ऊपर देखिए, हर चीज में जो है जमहूरियत नाम ही इस चीज का है कि हुकूमती जमातें हों या अपोजिशन की जमातें हों,
सबको साथ लेकर बैठा जाए और उनकी राय की अहमियत को सामने रखते हुए जो जायज चीजें हैं उसके ऊपर जो है कोई मेरा ख्याल ये है कि अना के मसले नहीं बनाने चाहिए, उनके साथ बिठाकर और नई मर्दमशुमारी के लिए काम शुरू किया जाना चाहिए, ताकि और इस मर्दमशुमारी में ये बात यकीनी बनाई जाए कि जो आबादी जहां की जितनी हो उसको उसी तरह किया जाए। उसमें जो नए फार्मूले लगाए जा रहे हैं या उस पर अभी जो है नादरा के सिस्टम को उसके साथ जो है नथी किया जा रहा है, तो वो जरूर होना चाहिए ताकि मर्दमशुमारी हो, मर्दमशुमारी सही हो और मर्दमशुमारी के बाद जो है जो हल्का बंदियां और उसमें वोटर की तकसीम जो है वो भी मुनसिफाना और इंसाफ की बुनियाद के ऊपर पूरे पाकिस्तान में यकसा होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ पर जो है कराची में 10 लाख के वोटर के ऊपर जो है एक एमएलए बने और किसी और इलाके में उसी सूबे के किसी और इलाके में जो है 3 लाख की वोटर लिस्ट के ऊपर जो कोई एमएलए बने, तो ये भी सरासर ज्यादती है। इसका जो है एक फार्मूला होना चाहिए जो पूरे पाकिस्तान पर लागू होना चाहिए और उसी के मुताबिक जो है मर्दमशुमारी मुनसिफाना हो और मर्दमशुमारी मुनसिफाना होने के बाद जो है उसकी हल्का बंदियों में भी जो है वो उसी हिसाब से तनासुब जो है वो बराबर होना चाहिए। उसामा भाई, एक आखिरी सवाल क्या, बस मैं आपसे एक आखिरी बात ये करना चाहूंगा, भी आपने एक मुकालमे का एहतमाम किया था और उस मुकालमे में अनवर मकसूद साहब ने यह कहा था कि मर्दमशुमारी में शायद सिर्फ मर्द हजरात की गिनती कर ली जाती है, खवातीन को नहीं गिना जाता। तो आपने ये बात आपके वफ्द ने वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुंचा दी है सर? जी बिल्कुल, ये बात तो जो है वो वैसे भी वजीर आजम साहब और तमाम लोगों तक पहुंच गई थी कि अनवर मकसूद साहब जो है वो इस वक्त जो है अल्लाह उनको सेहत और लंबी जिंदगी दे, उन्होंने जो ये बात कही तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि 3.5 करोड़ की आबादी को 1 करोड़ 60 लाख दिखाना, तो इसका मतलब यही है कि मर्द गिने गए थे और खवातीन को गिनने से यानी उनकी गिनती शुमार नहीं की गई थी। तो अब मेरी वजीर आजम साहब से और जो इसके मुक़्तदर हल्के जो है जो इसमें अहम किरदार अदा करते हैं, उन्हें चाहिए कि वो जो है इस मर्दमशुमारी में खवातीन को लाजमी गिने ताकि ये मर्दमशुमारी सामने आए। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए और खुसूसन सूबा सिंध के लिए ये इंतहाई जरूरी है कि अगर ये सही मर्दमशुमारी हो गई तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि पाकिस्तान जो है तरक्की की मनाजिल इंतहाई तेजी से तय करेगा और जो ज्यादतियां सिंध के शहरों में शहरियों के साथ और शहर के साथ की जा रही हैं उसका अजाला होगा, और अगर उसका अजाला हो जाएगा तो पाकिस्तान जो है दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा हो जाएगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि अगर यही ज्यादतियों का सिलसिला रहा और ये फिर ज्यादतियां की गई और कराची शहर के साथ और सिंध के शहरों के साथ, तो फिर यहाँ पर जो है जो कहते हैं कि कराची को लाड़काना बना देंगे और लाड़काना बना दिया तो, और लाड़काना को कहते हैं पेरिस बना दिया कि जहां पर न सड़कें हैं न सेवरेज का सिस्टम है न, तो मैं समझता हूं कि इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस वक्त पाकिस्तान की बका जो है वो मर्दमशुमारी पर मुनहसिर है और मर्दमशुमारी के बाद जो है उसकी हल्का बंदियों के ऊपर। तो मैं समझता हूँ अरबाब इख्तियार अब जो है सियासी सोच के हटकर अब जो है एक दफा मर्दमशुमारी जो है वो सही हो जाए और हल्का बंदियां सही हो जाए तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की के मनाजिल तय करेगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया उसामा कादिर साहब, आपने हमारे प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। नाजरीन, रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और मेंबर नेशनल असेंबली उसामा कादिर साहब हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाजरीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, हम बात कर रहे हैं कॉमेडी किंग उमर शरीफ के आखिरी सफ़र के हवाले से। उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया और मद्दाहों की एक बड़ी तादाद हज़रत अब्दुल्ला शाह ग़ाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर मौजूद थी। बहरहाल इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और मेंबर नेशनल असेंबली हैं शाहिदा रहमानी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैडम, खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप अपने ख्यालात का इजहार करें, ताज़ियती ख्यालात जो उमर शरीफ के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए जी, उमर शरीफ एक अहद था और मैं समझती हूँ कि आज एक अहद जो का खात्मा तो नहीं कह सकते क्योंकि उसका नाम हमेशा जिंदा रहेगा। उसने
लोगों के चेहरों पर रौनकें बिखेरी और वो एक ऐसा शख्स था कि आज जो है सबको ही रुला के चला गया। और इसने ऐसा लेजेंड अदाकार, इतनी सलाहियत का मालिक मैं समझती हूँ कि सदियों में पैदा होते हैं इस तरह के लोग। वो एक पाकिस्तान की शनाख्त है, पाकिस्तान की पहचान थे। अल्लाह ताला से दुआ गो है कि अल्लाह ताला उनके आगे की भी दर्जात को आसानी फरमाए। हर शख्स को जाना है, लेकिन हर इस तरह नहीं। आपको पता है कि सबको मौत आती है, लेकिन उमर शरीफ हमेशा जिंदा रहेगा, पाकिस्तान हम सबके दिलों में जिंदा रहेगा, हमेशा राज करेगा। और इतनी मुश्किल घड़ी में अल्लाह ताला उनकी फैमिली को सब्र फरमाए। लेकिन जिस तरह आज अहलियान कराची ने अपनी मोहब्बत का भरपूर सबूत दिया और सिंध हुकूमत ने कदम कदम पे शाना बशाना उनके लिए आज जद्दोजहद की कि उनकी जिंदगी को बचाया जा सके, और खुदा को मंजूर नहीं था जो अल्लाह ताला से फिर हम एक दफा बारका में दुआ को हैं कि अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। आमीन। बहुत बड़ा लॉस है पाकिस्तान का। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक, आमीन सुबह आमीन। अच्छा मैडम, आपसे हम कुछ बात करना चाहेंगे। चेयरमैन नैब को जो है ना, उनकी तैनाती में तोसी कर दी गई है। जब तक कि नए चेयरमैन नैब का तकर्रुर नहीं हो जाता उस वक्त तक वो अपने ओहदे पे बरकरार रहेंगे, काम करते रहेंगे। नया ऑर्डिनेंस जो है कौमी एहतसाब दूसरा तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 जो है वो सदर मुमलिकत ने जारी कर दिया है। जो चेयरमैन नैब की तकर्रुरी का जो तरीक़ा है वो बिल्कुल वैसा ही है कि सदर मुमलिकत जो हैं वो वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर से मुशावरत के बाद चेयरमैन नैब को तैनात करेंगे। 4 साल की मुद्दत मुलाजमत है, 4 साल के बाद मज़ीद 4 साल की तोसी देने का इख्तियार भी सदर मुमलिकत के पास होगा। साथ ही साथ कुछ रिलैक्सेशंस भी दे दी गई हैं। जिस तरह पहले नैब ऑर्डिनेंस में ज़मानत जो है वो किसी सूरत नहीं दी जा सकती थी, तो अब ये ज़मानत का इख्तियार एहतसाब अदालत को दे दिया गया है। जितने पैसों का रेफरेंस दायर किया जाएगा, अगर वो पैसे ज़मानत के तौर पर रख दिए जाते हैं तो फिर जो है वो ज़मानत दे दी जाएगी। साथ ही साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अब नैब के दायरा इख्तियार में नहीं रहेंगी, जिस पे ताजिर बिरादरी भी सरापा एहतजाज थी, जैसे टैक्सेशन के मसाइल हैं। लेकिन उसके साथ साथ हुकूमती और अवामी मंसूबे जो हैं वो भी अब नैब के दायरा इख्तियार में नहीं रहेंगे। क्या कहना चाहेंगी आप? बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो ऑर्डिनेंस की हमारे सदर में कायम है और जिस तरीके से ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस लाए जा रहे हैं, ये इंतहाई शुक्रिया है कि अभी पार्लियामेंट इजलास खत्म 1 अक्टूबर को, और होना तो ये चाहिए था। अगर हुकूमत सिंसियर होती, तमाम चीजें जो है होती, पार्लियामेंट में बिल लाया जाता, उसकी मुशावरत होती है और उसके बाद जो है कानून होती है। लेकिन चूंकि हुकूमत ने पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प बना दिया गया है, पार्लियामेंट में ज्यादा टाइम जो है छुट्टी में, ये लड़ाई झगड़ों में गुजारा जाता है और टाइम सिर्फ मुद्दत पूरी करने के लिए पार्लियामेंट को चलाया जा रहा है। लेकिन ये सब ऑर्डिनेंस के थ्रू हो रहा है क्योंकि हुकूमत की बदनीयती इसमें आया है। आप ये देखें कि चेयरमैन जब अपनी मुद्दत पूरी कानून मौजूद है और उसके अंदर माजी में भी नैब चेयरमैन की तकर्रुरियां हुई, अपोजिशन ने, हुकूमत ने मिलकर उसमें अपना रोल किया। तालिबान खान ने जो तालिबान तो मुज़ाकरात कर रहे हैं साथ, जिन्होंने पाकिस्तान के आइन को नहीं माना, कानून को नहीं माना, 70,000 से ज्यादा लोगों की लाशें इस तालिबान की वजह से, इस मुल्क ने जो सदमा सहे हैं, जो आग और खून की होली खेली है, APF के बच्चों का लहू है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का लहू इस जंग में गया, और उनसे तो आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन अपोजिशन के साथ आप मुज़ाकरात नहीं करेंगे, आप जालिमों के साथ मुज़ाकरात करेंगे और सिर्फ अपोजिशन लीडर से मुज़ाकरात करेंगे और फिर अपनी मर्जी का नैब चेयरमैन, जिसकी वीडियो तमाम चैनल्स ने, सारी दुनिया ने देखी, उसको तो अखलाकी जवाब उसी पर खत्म हो गया था नैब चेयरमैन रहने का। लेकिन अपनी मर्जी के मनपसंद नताइज लेने के लिए, मनपसंद फैसले, एक ऐसे शख्स अपनी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल हो चुका है, उसे आज एक्सटेंशन देकर हुकूमत की जो बदनीयती है, जो बेइंसाफी है, जो हुकूमती अज़ाइम है, वो खुलकर सामने आ गए। तो मैं समझती हूँ कि जिस तरह अब तमाम स्कीम्स को निकाल रहा है सूबाई कौमी, तो ये तो वही इमरान खान है जो कहते थे कि मैं
अपने MNAs MPs को फंड नहीं दूंगा क्योंकि ये सियासी रिश्वत होती है। और आपने देखा कि बजट पास हो या कोई इस तरह की लेजिस्लेशन हो तो उस वक्त करोड़ों अरबों रुपए के फंड से अपने अरकान असेंबली को नवाजा जाता है, अपने तहरीस को नवाजा जाता है। और इस वक्त करप्शन जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक उरूज पर है, पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। एक एक ठेकों में 35-35, 40-40, 50-50% लिया जा रहा है। तो अब वो उसको रोकने के लिए अपनी जब दुम पर पांव रखा गया तो उसको रोकने के लिए कि आइंदा कोई इन्हें ना नैब में बुला ले, इनके कोई अरकान को ना बुला ले, तो उन तमाम स्कीम्स को उन्होंने उससे एग्जेम्प्टेड कर दिया है। तो ये बड़ी शर्म की बात है कि ये वो पाकिस्तान था, ये वो दूसरा तब्दीली थी कि जिसमें आप अपने को अपने लिए और अपने अरकान के लिए, अपने इत्तेहादियों के लिए जो है रिलैक्सेशन पैदा करना है। अच्छा शाहिदा रबानी साहबा, आप नहीं समझती कि जब से अपोजिशन में दरार पड़ी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में बाज़े जब ये फासले बढ़ गए हैं, उसके बाद से हुकूमत की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है ना वो तेज़ी से काम कर रही है। अब यानी जो हुकूमत ने एम किया था वो हासिल कर लिया। सेनेट इलेक्शंस के बाद से सेनेट इलेक्शंस में जिस तरीके से जो एक कंबाइंड अपोजिशन मूव नज़र आ रहा था जिससे शायद हुकूमत खौफजदा थी, अब ऐसा कोई खौफ नहीं रहा, अपोजिशन टूट चुकी है, मिल के काम। आप नहीं समझ रहे कि शायद इसकी वजह ये भी, अगर आप लोग मुत्तहिद होकर चलते तो शायद हुकूमत जो है वो हिल सकती थी या हुकूमत खौफजदा हो सकती थी, लेकिन अब अपोजिशन का वो खौफ नहीं रहा। क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन रहे है, सबसे बड़ी नून लीग की अपोजिशन है, और हमने उनका जो अपोजिशन लीडर है वो भी असूलों के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब को बनाया गया है। आपने ये देखा जो PDM नहीं थी, PDM के अंदर कौन मैच जो कुछ हुआ आपके सामने है कि इन्होंने पीपल्स पार्टी से अगर अपना इत्तेहाद खत्म किया तो सिर्फ इसलिए कि जी हमें असम्बलियों से इस्तीफे देने चाहिए। पीपल्स पार्टी उस वक्त लॉन्ग मार्च की तैयारी जो थी वो आखिरी मराहिल में थी और तमाम पार्टीज कर रही थी। जो लास्ट मीटिंग हुई कि लॉन्ग मार्च को हतमी शक्ल दी जाए, उस वक्त जो है PMLN और JUI की तरफ से ये आया कि आप जो है इस्तीफे दें, यानी हम सब इस्तीफे दें। पीपल्स पार्टी ने इस्तीफों से, क्योंकि हमने हमेशा पार्लियामेंट की सियासत की, हमने जमहूरियत की सियासत की, हम उस वक्त भी किसी साजिश का हिस्सा नहीं बने थे 2014 में जब PMLN की गवर्नमेंट हम पे इल्जाम लगा फ्रेंडली अपोजिशन का, लेकिन हमने कहा नहीं, जमहूरियत को डिरेल नहीं होने देना। इस मुल्क में जमहूरियत जो है बहुत मुश्किलों के बाद, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की लहू की आबयारी के बाद इसमें पहली मरतबा 5 साल कंप्लीट किया, फिर सेकंड 2013 में जो है स्मूथली तरीके से ट्रांजेक्शन ऑफ पावर हुई, और उसके बाद 2018 में भी और 19 में हम किसी साजिश का हिस्सा नहीं बने। हमने कहा इन हाउस चेंजिंग करें, आपके पास भी अक्सरियत है, आपके पास अरकान है, अगर चाहें, क्योंकि इस वक्त बेहतरीन आइडियल टाइम था जिसमें हमने इन्हें पेशकश की कि आप पंजाब में आए, आप नेशनल असेंबली में आए, यहाँ हम मूवमेंट बनाते हैं और बजट को पास नहीं होने देते। तो आप ये देखें, अगर PMLN हो या PTI, अगर PMLN हो या JUI, अगर उनके इस्तीफे क्यों नहीं आए और उन्होंने अपने मेंबरान को क्यों नहीं कंप्लीट किया, क्या हम, तो इसका मतलब है कि जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था उसकी तायीद हुई कि ये जो है हुकूमत के साथ किसकी भी भगत है ये आपके सामने है। हमने तो हमेशा चाहा कि हम टफ टाइम, बजट में भी हमने टफ टाइम देने का कहा, और बार बार चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब को कॉल भी करते हैं, उन्हें दावत भी देते हैं, और हमारी पूरी कोशिश है कि हम पार्लियामेंट में रह के हुकूमत को टफ टाइम दें। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि हुकूमत के लिए हमने खुला मैदान छोड़ा। हुकूमत डे फर्स्ट से जो है ऑर्डिनेंस पे चल रही है और आज भी वो ऑर्डिनेंस के थ्रू ही इस तरह के मतलब बदनीयती पे अपनी ऑर्डिनेंस लेके आती है। जी अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे आपसे शाहिदा रहमानी साहिबा कि अब पेंडोरा पेपर्स के बाद जो है वो हुकूमत को तनकीद का निशाना तो बनाया जा रहा है, लेकिन साथ साथ आपके भी कुछ रहनुमा हैं जिनके नाम हैं, शर्जील मेमन का भी नाम है और ऑफशोर कंपनीज की बात की जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या इस हवाले से व्यू पॉइंट रखती है? क्या उन लोगों को इस्तीफा दे देने चाहिए जिन लोगों के नाम हैं, वजारतों से तहकीकात होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? इस वक्त मैं समझती हूँ कि जो सबसे ज्यादा ऑफशोर कंपनीज के हवाले से नाम आए हैं 700 करीब तकरीबन हैं, जिसमें सबसे ज्यादा वो लोग हैं जो हुकूमत में बैठे हैं, जो काबीना में बैठे हैं। कि आप सोचिए फाइनेंस मिनिस्टर
کی 4 آف شور کمپنی اور خسرو بختیار ہوں یا فیصل واڈا ہوں، وہ لوگ جو اپنے آپ کو کرپشن سے پاک کہتے تھے، وہ کس 2 نمبر کے لے گئے، کس طرح انہوں نے آف شور کمپنیز بنائی. اگر عمران خان صاحب اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ تو تھا ان کو کہ وہ ریزائن لینے کے ادارے انویسٹیگیشن کرتے، لیکن یہ تو اپنے خود ہی ہے جس کے سربراہ ہیں، جس کے وہ خود انکوائری کمیٹی سربراہ ہوگا. یعنی چوروں کو پروٹیکشن دینے کے لیے یہ بہترین طریقہ ہے جس طرح انہوں نے جہانگیر ترین صاحب کے کیا، کمیٹی بنائی اور جب رپورٹ بھی ان کے اگینسٹ آئی تو اس کو بھی انہوں نے دبا دیا. سارے ٹوپی ڈرامے ہیں، یہ پہلے بھی کرتے اب بھی کریں گے، ان سے کسی طرح کی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے. اب یہ دیکھیں گے انعام کی جو آیا نام، انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا ادارے آئیں، ایک ایک چیز کا حساب دیا ہوا ہے، میری ہر چیز جو الیکشن کمیشن میں سبمٹ ہے، اگر کسی کو ہے تو وہ آئے انویسٹیگیٹ کریں، میں ہر چیز کو تیار ہوں. نہیں تو شاہدہ رحمانی صاحبہ، آپ یہ گڈ آف شور کمپنی اور بیڈ آف شور کمپنی کی بحث میں پڑھنا چاہتی ہیں؟ آپ کہتی ہیں بھائی جب نام موجود ہے. میں نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ کون سی بیڈ ہے کون سی گڈ ہے، میں نے تو یہ کہا کہ یہ لوگ جس طریقے سے ایک غلط بات کو بھی پروپیگنڈا کر رہے تھے، جس طرح انہوں نے، حالانکہ وہ جنید صفدر کے حوالے سے 4-5 آف شور کمپنی کی بات آئی اور پھر جب انہوں نے نوٹس دینے کی بات کی تو سب پیچھے ہو گئے. تو منسٹر بھی سنی سنائی بات کو آگے نہ کرے، تحقیق کر کے بات کرے. حکومت جو ہوتی ہے رسپانسیبل ہوتی ہے، اور اس طرح سے جھوٹ پہ مفروض ہے. یہ تو پی ٹی آئی کی حکومت نے ہمیشہ سے کیا. آپ ان کی تمام تر اپوزیشن کی تقاریر کو اٹھا لیں اور آج دیکھ لیں تو وہ تو واضح ہو جاتا ہے کہ جو کچھ انہوں نے کہا وہ سب جھوٹ تھا، اور آج جو ہے وہ سب کچھ بدترین طور پہ اس ملک کی معیشت سے کھیلا جا رہا ہے. اس وقت مہنگائی کا کیا حال ہے، اس وقت خارجہ پالیسی آپ کی کیا ہے کہ پاکستان دنیا میں تنہا ہو گیا ہے. آپ کی فارن پالیسی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کہتا ہے کہ جی طالبان سے مذاکرات، مجھے علم نہیں ہے. وزیر اعظم کہتے ہیں کہ طالبان سے مذاکرات ہو رہے ہیں، پارلیمنٹ سے بارہ ہی بالا سارے کام ہو رہے ہیں. شاہدہ رحمانی صاحب، ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، وقت محدود ہے. مجھے بتائیے گا، مریم نواز شریف کا بیان آیا ہے عسکری اداروں کے خلاف، اور شیخ رشید صاحب نے آج بیان دیا. انہوں نے کہا کہ وہ مسلم لیگ نون اور نواز شریف کی سیاست کو اب مرتا دیکھ رہے ہیں پاکستان میں. آپ کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ شیخ رشید صاحب کی تو میں اسٹیٹمنٹ پہ کیا بات کروں، ان کی اپنی کوئی پولیٹیکل اگر اس طرح کا حیثیت ہوتی. کل تک وہ مریم نواز بات کر رہے ہوتے تھے، اس سے پہلے وہ نواز شریف کی پارٹی میں تھے، تو وہ تو مفادات کے لیے ہر طرف چلے جاتے ہیں، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک، بریکنگ کے لیے جی شاہدہ رحمانی صاحب، شاید کچھ سگنل پرابلم ہے. بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئی. آن لائن آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اور ممبر نیشنل اسمبلی. بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ